Hi friends, welcome to yet another episode of Surkhap Talks. Surkhap Talks is a platform where we encourage people to talk out their concerns, to sort out their concerns. तो आज के टाइम में हमने देखा है कि हम बहुत सारी जगहों पे लाइफ में, फॉर एग्जांपल हेल्थ, फाइनेंस, करियर, रिलेशनशिप, ऐसे टाइम में कहीं फंस जाते हैं जो हमारे लिए सो कॉल्ड बड़ा टफ टाइम होता है और बहुत सैडनेस लेके आता है। लॉजिक ये है कि उस वक्त हम अपने आप तक ये बात रखेंगे तो हमारा कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं निकलेगा। हो सकता है कि कई दफ़े वो हम प्रॉब्लम बहुत छोटी से बहुत बड़ी बना लें, बिकॉज जब हम उससे गुजर रहे होते हैं तो हमें उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं पता होता। तो हम क्या एंकरेज ये करते हैं कि भाई किसी से बात करो, कोई अच्छा फ्रेंड, कोई विश्वास सूत्र या प्रोफेशनल हेल्प लो, लेकिन अपने तक उस चीज़ को मत रखो। तो ये हमारा एजेंडा है। और सुरखाप टॉक्स एक ऐसा चैनल है जिसमें हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने ऑलरेडी इन चैलेंजेस को गो थ्रू करके और वो अपने एक मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो उनके पास बहुत सारे टिप्स एंड टूल्स होते हैं टू हेल्प अस नेविगेट थ्रू ऑल दो सो कॉल्ड टफ एंड सैड सिचुएशंस। तो आज का जो एपिसोड हम कवर कर रहे हैं वो हम हेल्थ पे कर रहे हैं। हेल्थ क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इतने लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, हर बहुत सारे लोगों को सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है। और जबकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हर तरीके की साइंस अवेलेबल है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, हमारे पास झाड़ फूक भी है, उससे भी लोग ठीक हो जाते हैं। सो हर इंसान के लिए एक साइंस है। तो अब हमें एक नई साइंस का पता चला और वो है कि जो आपका इमोशनल वेलबींग है, अगर वो ठीक ना हो तो सूनर और लेटर आपके फिजिकल बॉडी में भी वो डिजीज़ आएगा। अब हम रिसर्च कर रहे थे कि और कौन कौन से तरीके से इंसान इस हेल्थ के चैलेंज से बाहर आ सकता है। तो हमें पता चला हिप्नोथेरेपी के बारे में, NLP के बारे में, ऑरो फोटोग्राफी के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में। और फॉर्चुनेटली हमें एक डॉक्टर मिल गए जो खुद MBBS हैं और उन्होंने MBBS फिनिश करने के बाद इन ऑल्टरनेट मॉडलिटीज़ पे बहुत काम किया, बहुत से लोगों को ठीक किया और वो अब हमें इन डेप्थ बता सकते हैं कि क्या हमारा फिज़िकल डिजीज़ हमारे किसी इमोशनल इशू की वजह से आ रहा है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि हम इसमें ना फंसें और अगर फंस गए हैं तो हम निकाल लें। सो वी हैव गॉट डॉक्टर राहुल दत्ता from Mumbai with us, who is not only an MBBS doctor but has touched upon a lot of alternate methods like hypnotherapy, aura photography, NLP, acupuncture, and has got over 20 years of experience in treating people with a mix and successfully treating them. Thank you so much for coming on the show, sir. Thank you so much for inviting. It's really a pleasure. सर, तो पहला सवाल ये है कि MBBS इज़ अ साइंस एंड विच इज़ लाइक बहुत माना जाता है, उसको पहली बात कि छोड़ना, लाइक ऑलमोस्ट यू आर इनटू हीलिंग विद डिफरेंट मोडालिटीज। तो वो आपकी जर्नी क्या थी, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ कनेक्शन? जी नहीं, पहली बात तो मैंने छोड़ा नहीं है MBBS, अभी भी मेडिकल प्रैक्टिस में करता हूँ। बट अभी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई है कि एलोपैथी और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन साथ में चलेंगे तो रोड टू रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। बट जब ये जर्नी शुरू हुई थी तो ऐसा कुछ विचार नहीं था कि मेरे को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरफ जाना है। मेरे बाकी क्लासमेट्स की तरह जो हम MBBS ख़त्म करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, लाइब्रेरीज में बैठो पढ़ो, वो सब मैंने किया। इनफैक्ट मैं ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ जो करके बहुत मज़ा आ रहा है, दिल को छू रहा है। मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया। लीलावती हॉस्पिटल में मैं था, वहाँ मैं कैजुअल्टी में था। फिर बॉम्बे हॉस्पिटल में ICU में था, भाटिया हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स में था। अच्छा लगा, मज़ा आया, बट वो एक फीलिंग होती है ना, दिस इज़ इट, वो कहीं नहीं आ रही थी। तो मैंने अपनी क्लिनिक खोली, मैंने अपनी जनरल प्रैक्टिस शुरू की और मैंने कहा कि घर बैठ के तो नहीं ढूंढना है, काम करेंगे, साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे कि क्या कहाँ अच्छा लग रहा है।
लीलावती हॉस्पिटल में मैं सुबह जाता था और वहाँ कैजुअलिटी से मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में गया, उसका नाम है सेवा डिपार्टमेंट। ओके। तो वहाँ क्या होता था कि आपको लीलावती की गाड़ी में वो ले जाते थे बॉम्बे की अलग अलग झोपड़पट्टियों में, टू ट्रीट पुअर पीपल फॉर फ्री। ओह ग्रेट। और सेकेंड हाफ में हम लोग लीलावती की ओपीडी में बैठ के वही काम करते थे, चैरिटेबल क्लिनिक। हाँ। तो मेरे पास पेशेंट्स आते थे, दे वुड हैव बैड नीज, घुटने इतने दुख रहे हैं, एक्सरेज खराब हैं, मैं उनको पेन किलर देता था और फिर उसी सांस में बोलता था कि ये गोली मत खाओ, इसका साइड इफेक्ट होगा। तो बोलते कि आप यू नो यू आर बीइंग अनफेयर टू अस, आप हमें दवाई देते हो और फिर बोलते हो कि मेरी दवाई खाओ मत। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे घुटने इतने खराब है कि नी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो बोलते थे कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक नी रिप्लेसमेंट का एक सर्टेन हमको देना पड़ता, हमारे पास वो भी नहीं है। और मैंने कहा भाई मेरे पेन किलर्स की साइड इफेक्ट्स होती हैं, एक हफ्ता मैं तुमको दे चुका हूँ, अब मैं और नहीं देना चाह रहा। तो किसी ने पूछा इज देयर नो मिडल वे आउट, कि मेरी पेन भी चली जाए, सर्जरी भी ना करनी पड़े, गोली भी ना खानी पड़े। तो दैट पुट मी टू थॉट कि कुछ तो होता होगा जिससे यू नो पेन रिलीफ होता होगा। मैंने गूगल किया, एक्यूपंक्चर करके एक नाम उभरा कि भाई पेन रिलीफ और बिना दवाई के। तो मैंने कहा ठीक है ये सीखते हैं। आई लर्नड इट, आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग। क्लिनिक तो मेरी चल ही रही थी, साथ में मैंने एक्यूपंक्चर शुरू किया। अभी भी दिस इज इट वाली फीलिंग नहीं आई थी। ओके। बट लोग एक्यूपंक्चर पेन रिलीफ तो होना शुरू हो गया, लोग वेट मैनेजमेंट के लिए आने लग गए एक्यूपंक्चर करवाने। तो एक लेडी आई, उनका वेट मैनेज होना शुरू हो गया, मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर कर रहा था। तो एक दिन वो आके बोलती हैं कि आपके एक्यूपंक्चर से मेरा वजन तो कम हो रहा है, बट मेरी खाने की क्रेविंग्स जा नहीं रही। इज देयर नो मिडल वे आउट? ओके। मैंने कहा ये सवाल जब भी मेरी जिंदगी में आता है ना, कुछ चेंज हो जाता है। मैंने फिर सर्च किया कि क्रेविंग, फूड क्रेविंग्स के लिए क्या हो सकता है। फिर एक नाम उभरा, हिप्नोथेरेपी। तो आई वॉज एन एविड स्टूडेंट, नई नई चीज़ें सीखने का शौक है, तो मैंने कहा ये भी सीख के देख लेते हैं क्या है। तो मैं पहली हिप्नोथेरेपी की वर्कशॉप में बैठा हूँ और यू नो दिस वाज सर्टिफाइड बाय कैलिफोर्निया हिप्नोसिस इंस्टीट्यूट, सो यू नो आवर ट्रेनर्स वुड कम फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड टीच अस। तो उन्होंने पूछा भाई आप क्यों सीखना चाह रहे हो? तो किसी ने बोला मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैंने बोला एक पेशेंट की क्रेविंग हटानी है। तो वो भी हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। जर्नी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया करके। और हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप्स में क्या होता है ना कि हमें कुछ सिखाया जाता है, फिर हम एक दूसरे पे काम करते हैं। इनफैक्ट बचपन में तो हिप्नोथेरेपी का मतलब ही कुछ और था कि अरे उसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, और वो कोई इतना अच्छे सेंस में नहीं लेते थे, हिप्नोटाइज करके बुरा ही काम होता था। नहीं बचपन नहीं, वो अभी भी मिथ्स हैं और इसीलिए लोग उसको सुन के डरते हैं। बट एक्चुअली ऑल दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ समथिंग दैट वी कॉल एज ईस्टर्न हिप्नोसिस। ओह ओके। वो है अभी भी। अच्छा। ओके, अभी भी मैं नेशनल टीवी पे मैंने एक बार न्यूज़ देखी कि किसी के घर कोई आ गया कि अपना ज्वेलरी दे दो, उन्होंने दे दिया। करेक्ट। और फिर पुलिस ने पूछा क्यों दिया आपने, तो बोला हमें शायद हिप्नोटाइज कर दिया गया होगा। सो नॉट दैट इट डजंट एग्जिस्ट, बट एंड दैट्स व्हाई इतना डर लगता है बाप रे तू हिप्नोटिज्म करता है क्या। बट दैट्स डिफरेंट। ईस्टर्न हिप्नोसिस, दिस इज वेस्टर्न क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, वेयर यू कैन वर्क ओनली विद विलिंग पीपल। वाओ। You cannot take control over the other person. The control remains with the other person. Correct. And most of the people, when they get up, they remember everything. So this is very safe thing to do. And लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों में difference है. Okay. खैर, I'll go back to what I was narrating. एक हिप्नोथेरेपी के कई लेवल्स होते हैं और आप एक दूसरे पे काम करते हो। तो एक लड़की को मेरे साथ पेयर अप किया गया, वो बोली अब मैं तेरी थेरेपिस्ट, तू मेरा पेशेंट, गिव मी एन इशू। I said, I don't have an issue. She said, I need to work on you. Give me an issue. सच में एक इशू था and I had given up on it कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे को बचपन से प्रोटीन एलर्जी थी। और मैं पंजाबी आदमी, आप सोचो पंजाबी कितना प्रोटीन खाते हैं, हर चीज़ में यू नो दाल हो, राजमा हो, चना हो, चिकन हो, कुछ भी हो। और मेरा पूरा बचपन एक जेब में गोली लेके चला है। माई मदर वॉज डॉक्टर,
कि बेटा कभी गलती से स्कूल में कुछ प्रोटीन खा लिया, गोली खा लेना, नहीं तो रैशेस हो जाएंगे पूरी बॉडी में। बड़ा हुआ, एलोपैथी ने बोला कि नहीं वो चीज़ें मत खाओ, और चीज़ें ट्राई करी, नहीं फ़ायदा हुआ। आई गेव अप ऑन दैट इशू। आई सेड अब ऐसे ही जीना है। अब ये लड़की, तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम मेरे को इशू दो। मैंने कहा ले, प्रोटीन एलर्जी मेरा इशू है। मेरा एटीट्यूड ये था कि तुमसे तो क्या ही ठीक हो पाएगा, चलो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो लड़की किताब पढ़ पढ़ के मेरा इलाज कर रही है, बिकॉज पहली बार वो ट्राई कर रही है किसी पे। वो दिन, आज का दिन 20 साल हो गए बिंदु जी, कोई प्रोटीन एलर्जी नहीं है, गायब हो गई। Amazing. For me, that was life transforming. Obviously, for anyone, and that too when you don't have, you're not gone to an expert. Absolutely, it's a novice. So ये मैं पूरी मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, एंड हिप्नोथेरेपी या ये सारी वर्कशॉप में ऐसे आ रहा हूँ कि ठीक है क्या करते हो देखते हैं। नाउ 1 घंटे के सेशन में एक नोवाइस किताब पढ़ के आप पे काम कर रही है, और आप जिस चीज़ से बचपन से जूझ रहे हो, दुनिया जहान की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आपको ठीक नहीं कर पा रही, इट डिसअपियर्स। I was absolutely bowled over. I said hypnotherapy is powerful. I want to pursue it. Needless to say, मैंने अपनी क्लिनिक शुरू की एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। तो ऑब्वियसली अब मैं फैमिली फिजिशियन भी हूँ, एक्यूपंक्चरिस्ट भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। सो मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा इंटीग्रेटेड वेलनेस जोन, जहाँ आप सारी मोडालिटीज इंटीग्रेट कर रहे हो। तो वही लेडी जिसका वेट लॉस हुआ था, वो उनका मैं फैमिली फिजिशियन भी हूँ। तो वो एक दिन क्लिनिक में आई, उनकी आवाज़ बड़ी होर्स थी, बोली मेरा सर दुख रहा है और आवाज़ ऐसी है। तो ये रही मेरी MRI रिपोर्ट। मैंने MRI रिपोर्ट देखी तो उसमें ब्रेन ट्यूमर। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आपका 2 क्रेनियल नर्व्स प्रेस हो रही हैं ट्यूमर की वजह से, आप न्यूरो सर्जन को मिलिए। तो शी सेड डॉक्टर मैं सीधा तो MRI कराऊंगी नहीं खुद से, मैं न्यूरो सर्जन के कैबिन से ही यहाँ आ रही हूँ। उन्होंने ही करवाया है और मैं मर जाऊंगी, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। तो आई बिकेम दैट गुड काउंसलर कि नो इट इज रिक्वायर्ड, हाउ कैन यू डू दिस, एज अ मेडिकल डॉक्टर आई वांट टू एडवाइस। शी सेड ये सब बातें मेरे घर पे हो चुकी हैं, नो एक्स्ट्रा ज्ञान। मैं नहीं करवाने वाली सर्जरी, मैं मर जाऊंगी, सर्जरी नहीं करवाऊंगी, तुम कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो बोली नहीं, तुमने जब भी कुछ किया मैं ठीक हुई हूँ। मैंने कहा दैट वाज फीवर, कफ एंड कोल्ड, दैट वाज वेट लॉस, दिस इज ब्रेन ट्यूमर। इतने में उसने नजर दौड़ाई मेरे कैबिन में, और एक ताजा ताजा हिप्नोथेरेपी का वहां सर्टिफिकेट लटका हुआ था। तो उसने कहा ये क्या है? तो मैंने बताया कि ये हिप्नोथेरेपी है, और तो शी सेड ये करो। तो मैंने कहा आई कांट गारंटी यू दैट दिस विल हेल्प यू इन ब्रेन ट्यूमर। तो शी सेड गारंटी मी दिस विल नॉट हेल्प मी इन ब्रेन ट्यूमर। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये गारंटी भी नहीं दे सकता। मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने ऐसा कहा और हमारे पास एक नए डॉक्टर, नया इलाज ही आ गया। एक्चुअली थैंक्स टू हर, क्योंकि उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस और बड़ा हिप्नोथेरेपी में, तब तक लोग पूछते थे व्हाट डज हिप्नोथेरेपी हेल्प इन, तो मैं बताना शुरू हो जाता था कि इट हेल्प्स इन मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज। अब कोई मुझे पूछता है व्हाट डज हिप्नोथेरेपी हेल्प इन, मैं बोलता हूँ कुछ भी। मतलब लिटरली आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट लेडी, 6 months डाउन द लाइन हर हेडेक वेंट, हर वॉइस गॉट फाइन। तो शी सेड MRI कराते हैं, रिपीट। मैंने कहा रुको थोड़ी देर और काम करते हैं। तो शी वुड सी मी वंस इन 3 weeks। उस दौरान मैं उनको कुछ सजेशंस रिकॉर्ड करके देता था, जो वो पूरी रिकॉर्डिंग उनको ट्रांस में ले जाती थी और वो सजेशन सुनती थी, और बहुत तरह का काम किया। 9 months डाउन द लाइन द ब्रेन ट्यूमर shrunk to 1/10 of the original size. And she went back to the neurosurgeon. He said, I don't know what have you done, but you don't need any surgery. उसके बाद उनको सिर्फ हर 6 महीने में एक MRI करना पड़ता था। इस बात को भी 18-19 साल हो गए। शी इज़ हेल एंड हार्टी, एंजॉइंग हर ग्रैंड मदरहुड, डजंट नीड मोर MRIs,
एंड नॉर्मली आप किसी को बोलो कि हिप्नोथेरेपी, तो कोई गैस करेगा कि हाँ इमोशनल इश्यूज, मेंटल इश्यूज में काम करती होगी, बट मेरा प्रोटीन एलर्जी गायब हुआ, एक लेडी का ब्रेन ट्यूमर श्रिंक हो गया, कितनी और स्लिप डिस्क, एस्थमा, स्किन इश्यूज, कितनी चीज़ों पे हमने काम किया है. सो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली एक्चुअली से दैट hypnotherapy वर्क्स वेरी वेल विद फिजिकल इश्यूज ऑल्सो. So after that there was no turning back. I not only continued practicing hypnotherapy, but I became a trainer in hypnotherapy. I'm associated with a very reputed institute. It's called Eka Foundation, and we are teaching hypnotherapy across the globe today. Yeah. Wow. So my second question is, जो अभी हमारा लाइफस्टाइल डिजीजेस होता है, जैसे इंडिया कैपिटल बनने वाला है डायबिटीज़ का, और बीपी है, थायराइड है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही बोलते हैं, मतलब आप तो खैर पंजाब से हैं तो आपको ज़्यादा दर्द हुआ होगा, लेकिन नॉर्मली भी लोगों को दर्द होता है, भाई तुम मीठा नहीं खाओगे, ठीक टाइम पे सोओगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, और अगर हम इतने साधु टाइप होते तो हमें तो मिलती नहीं है बीमारियां. तो अब वो तो होनी, मतलब पॉसिबल थोड़ा टफ हो जाता है. तो क्या इन सब का भी कोई इमोशनल रीज़न होता है? जी, हिप्नोथेरेपी का प्रेमाइस ही ये है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन थॉट इन द माइंड. Okay, so if I have to take, if you give me any example which is prevalent आज के टाइम में, कोई भी डिजीज. मैं बहुत सिंपल बात करूंगा. अगर कोई इंसान है जो बार बार बोलता है आई कांट डाइजेस्ट दिस नॉनसेंस, आई कांट डाइजेस्ट दिस नॉनसेंस, few weeks, few months down the line he is reaching a gastro with indigestion issues. बॉडी सुन रही है आपके थॉट्स. अच्छा. अब कोई इंसान है जो ना चीजें अंदर रख लेता है, बोलता नहीं है. कि उसका किसी को कुछ बोलने का मन किया, बट उसने बोला छोड़ो, बुरा लगेगा, मैं अंदर ही रख लेता हूँ, मैं अंदर ही रख लेता हूँ. बॉडी को सिग्नल मिल रहे हैं अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख. पैनक्रियाज को सिग्नल मिल रहा है अंदर रख, अंदर रख. पैनक्रियाज इंसुलिन को अंदर रख रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, और फिर हम बोलते हैं यार इसको तो डायबिटीज हो गई. ओके. हर फिजिकल इश्यू के पीछे एक लॉजिकल इमोशन है. इनफैक्ट हम हमेशा बोलते हैं कि थॉट्स नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग मेरा मानना थोड़ा अलग है. थॉट्स नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होते हैं. थॉट इज जस्ट अ थॉट. इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप इज अ थॉट. अब आप बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? भाई अगर मैं ऑस्ट्रेलियन हूं तो पॉजिटिव, अगर मैं इंडियन हूं तो नेगेटिव. सो थॉट्स आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव. द इमोशन दैट इट जनरेट्स इन अस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. और यही इमोशन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली जाके मेरे एनर्जी लेवल को इफेक्ट करेगी. एनर्जी लेवल अगर मेरा इफेक्ट हो गया तो फिर ये जाके मेरी बॉडी को इफेक्ट करेगी. ओके. और कितना टाइम, मतलब क्योंकि ये तो नॉर्मल है जी, हम तो बड़े दुखी जल्दी हो जाएंगे, तो हमें कब तक मतलब सोचना चाहिए कि भाई इससे ज्यादा नहीं तुम तंग करो अपनी बॉडी को, तो वो क्या टाइम फ्रेम होता है? नो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि अभी मैंने नेगेटिव सोचा और अभी मैं बीमार हो गया, ऐसा नहीं है. कोई भी चीज को थॉट से इमोशन लेवल तक आने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, और वो भी रेपिटेटिव थॉट. एक वन ऑफ थॉट नहीं, एक रिपीटेडली कुछ थॉट आ रहा है, और उसी थॉट से जो नेगेटिव इमोशन जनरेट हो रही है, उस नेगेटिव इमोशन को मेरे एनर्जी लेवल तक आने में 3 महीने लग जाते हैं. ओके. और फिर एनर्जी लेवल से मेरे बॉडी में वो बीमारी बन जाती है लगभग एक और 3 महीने में. तो समझिए जो आज मुझे शरीर में हो रहा है, शायद अब से उसका बीज अब से 6 से 12 महीने पहले बो दिया गया है. इनफैक्ट ये आपने ऑरा फोटोग्राफी का नाम लिया. आजकल स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे हम एक इंसान के ऑरा को फोटोग्राफ कर पाते हैं. अब मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऑरा एग्जिस्ट करता है. मैं खुद ऑरा फोटोग्राफी करता हूँ. तो आज की तारीख में अगर मैं किसी के ऑरा की पिक्चर लेता हूँ, जस्ट लाइक अ डॉक्टर वुड रीड एन एक्सरे, यू कैन एक्चुअली रीड दैट ऑरा फोटो एंड यू कैन डायग्नोज कि इस इंसान को 3 महीने बाद क्या क्या बीमारी हो सकती है फिजिकल बॉडी में. अगर ये ऑरा का, ये एनर्जी लेवल का क्लियर नहीं किया गया.
और क्लियर कैसे करोगे? या तो आप एनर्जी लेवल पे कुछ काम करोगे जैसे एक्यूपंक्चर, या आप इमोशन लेवल पे काम करोगे। सो मेरा मेन स्टे ये रहता है कि अगर आज हम अपनी इमोशंस को मैनेज करके रख सकते हैं, आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हो। एज यू फील, so shall you create. Oh, great. If you can feel positive, you will remain healthy. So friends, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रहना। थोड़ा बहुत इज ओके, बहुत लंबे समय तक जब हम दुखी होते हैं तो फिर ये वो हमारे इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो सर अब एक ऐसे ही वर्ड आ रहा है दिमाग में, बीपी। हाँ। सबको है, अरे मेरा बीपी हाई हो गया, मेरा तो बीपी लो हो गया जी। तो उसके क्या हो सकते हैं कॉमन कॉजेज? सी बीपी अगर मेरा नॉर्मल है तो मैं बोलता हूँ कि आई एम एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई एम एट अ स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, एक स्टेट ऑफ बैलेंस। ओके। मेरा बीपी हाई नहीं है, लो नहीं है, मतलब होम्योस्टेसिस। ओके। उसी तरह मेरी शुगर हाई नहीं है, लो नहीं है, मतलब होम्योस्टेसिस, मतलब बैलेंस। कोई भी चीज मेरी बैलेंस को हिला रही है। ओके, कुछ शॉकिंग न्यूज आई, मेरा बैलेंस हिल गया। करेक्ट। किसी ने गुस्सा दिला दिया, मेरा बैलेंस हिल गया। जब मैं बैलेंस से ऊपर नीचे जा रहा हूँ और तो मेरी कंटिन्यूअसली जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी सेंस कर रही है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। एक रिसर्च की गई है कि जिनको बीपी होता है उसके पीछे देयर इज अ हैबिट ऑफ वरिंग। ओके। देखिए लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी ने ऐसे ही चलना है। आपको उन चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल करना है। जैसे मैंने बोला कि एज यू फील सो शैल यू क्रिएट। थॉट तो चैलेंजिंग आएगा। बच्चा बीमार हो गया, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, लॉकडाउन लग गया, कोविड हो गया, ये इन चीजों को आप नहीं बदल सकते। उससे जो इमोशन जनरेट हो रही है, आप अगर उसको हैंडल नहीं करोगे, आप अपना होम्योस्टेसिस खो रहे हो। और खो रहे हो तो फिर बीपी भी होगा, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ना ये कंटिन्यूअस अवेयरनेस में रहना है कि कोई इशू हमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक बॉदर ना करे, उसका आप सोल्यूशन ढूंढिए। क्योंकि नहीं तो फिर वो अगेन सैडनेस, और हमें हार्मोन्स के नाम नहीं पता, लेकिन जब आप बहुत सैड होते हो तो बहुत अलग तरीके के हार्मोन्स निकल के आते हैं और वो बड़ा है, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। सर एक बात बताइए, आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, पता नहीं मेरे को तो लगता है इंडाइजेशन में भी स्टेंट डाल देते हैं आजकल, क्योंकि वो इतने यंग बच्चे हैं कि वो जाते हैं, हमारे यहाँ दर्द हुआ था, वो बोलते हैं नहीं नहीं आपको तो स्टेंट डलेगा। ऑर्गन रिमूवल इज सो कॉमन, आप ये कर दो, रिप्लेस कर दो, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता कि इशू रिजॉल्व हो रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोग फील करते हैं। मतलब उस वक्त तो ये होता है कि अच्छा ये निकल जाएगा तो सब सही हो जाएगा, बट ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है उस चीज़ पे कि हम क्या करें उसमें, क्योंकि अब तो फिर हम विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। जी देखिए, हर थेरेपी की, हर ट्रीटमेंट मोडालिटी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आज मैं अगर हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और किसी की यहाँ स्किन कट जाए, मैं हिप्नोथेरेपी नहीं करूँगा, और करूँगा भी तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। वो स्किन जुड़ने वाली नहीं है हिप्नोथेरेपी से। मुझे एलोपैथ बनना पड़ेगा और उस स्किन को स्टिच करना ही पड़ेगा। उसी तरह आजकल इतना जल्दी हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या इतनी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रहे हैं, और स्टेंटिंग आपने बोला, एंजियोप्लास्टीज वगैरह सब हो रहा है। उस समय दैट इज द नीड ऑफ द आवर। उस समय एलोपैथी से बेहतर कुछ नहीं है, और ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत कम समय है, आप लिटरली इमरजेंसी में किसी की ज़िंदगी बचा रहे हो। उस समय एलोपैथी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके, बट एंजियोप्लास्टी हो गई, अब उसके बाद वापस किसी को ब्लॉकेज हो रहा है या वापस उसी तरह की चीज़ हो रही है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वही जो हमने बात अभी खत्म की कि हर चीज़ एक थॉट से शुरू हो रही है। वो स्टेंट उस समय डलना बहुत ज़रूरी था। ओके, और उससे बेहतर ट्रीटमेंट उस समय के लिए कुछ नहीं हो सकता। उसने जान बचाई है। ओके, थैंक्स टू इट। बट वो प्लाक मेरी आर्टरी में इतनी कम उम्र में जमा क्यों हुआ?
अगर हम बोल रहे हैं कोई थॉट से आ रहा है तो कौन से थॉट से आ रहा है, कोई इमोशंस बॉदर कर रही थी, आई एम फीलिंग लवलेस, and that's why my heart chakra went out of control. Okay. And that's why my heart got a disease or a dis-ease. Now that is what complementary therapies will help you to explore. Very good. तो आप एंजियोप्लास्टी उस समय जरूर करवाएं, बट उसके बाद दोबारा ना हो, प्रिवेंशन हो सके, अब कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आएगी, अब आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो कि आई वांट टू नो व्हाई डिड दिस हैपन एंड व्हाट कैन आई नाउ डू सो दैट इट डजंट हैपन, एंड दैट हिप्नोथेरेपी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द रूट कॉज, करेक्ट इट सो दैट इट डजंट हैपन अगेन. ओके. तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत बार हम लोगों को जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, इंडाइजेशन है, हम पेन किलर्स, एंटासिड्स, ये सब हम ओवर द काउंटर जाके ले लेते हैं. तो क्या ये भी हम अपनी बॉडी को, मतलब इज इट ओके और it is like suppressing, because what you are saying is conveying that you shouldn't kind of suppress things for long. Correct. So क्या ये भी उसमें आता है? देखिए, हमें ना अवेयरनेस अब होनी शुरू हुई है थैंक्स टू पीपल लाइक यू, जो ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि सुनो ये भी होता है, ये भी होता है. आज शायद कोई ऐसे हों जो ये टॉक देख रहे हैं जिन्होंने हिप्नोथेरेपी शब्द पहली बार सुना हो. तो मुझे जितनी अवेयरनेस है मैं तो उसी तरह से अपना ख्याल रखूंगा. मैंने बचपन से देखा है कि जब बीमार होते हैं गोली खाई जाती है. Correct. मैंने बचपन से देखा है कि कुछ गोलियां मुझे ओवर द काउंटर मिलती हैं. तो मुझे जब पता ही उतना है, तो मुझे एसिडिटी हुई तो मैं वो गोली खाऊंगा ही, क्योंकि मुझे आराम चाहिए. नाउ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. आप बहुत सारे एंटासिड ले लो, आप बहुत सारे पेन किलर ले लो, ऑब्वियसली आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, वो सब कुछ लिवर से जा रहा है या कितनी तकलीफ हो सकती है. बट जितना मुझे ज्ञान है मैं वही कर सकता हूँ. अब मुझे पता चला कि अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मेरी एसिडिटी के पीछे कोई नेगेटिव इमोशन हो सकती है. अगर मैं यहाँ पे एसिडिटी फील कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो कि तब गड़बड़ाता है जब मैं कंट्रोल में फील नहीं कर रहा. ओके. ओ जब से इस लड़की की शादी हुई है और सास से पाला पड़ा है, तब से ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रही है, तब से उसको एसिडिटी बढ़ी है. ये लिंक तो कभी बना नहीं. ओके. अब बना, अब पता चला, अब अवेयरनेस आई, तो now I will go and find out that negative emotion and nip it in the bud. So जितना I would like to compliment you, जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम है, because people need to be aware कि गोलियां ज़रूरी हैं. एक लेवल पे आके आपको चाहिए होती हैं, बट वही गोलियां आप ओवर दी काउंटर सेल्फ मेडिकेट करके खुद को आप नुकसान कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि ड्रगलेस थेरेपीज हैं जो कि जड़ से उस चीज़ को हटा सकती हैं. सो वो अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, और अब वो अवेयरनेस आ रही है लोगों में. लकीली आई हैव बीन लकी कि मेरे को साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट रेफर कर रहे हैं. वो खुद समझ रहे हैं कि जो चीज मैंने देखी है इस पेशेंट में, मेरी गोली उसको कंट्रोल में रख रही है. अगले दिन उसको फिर वो गोली खानी है, उसके अगले दिन फिर वो गोली खानी है, मैं उसको सप्रेस कर रहा हूँ. वो खुद समझ के कॉल कर रहे हैं कि राहुल यार मैं सप्रेस कर रहा हूँ, तो देख लो. So it's really heartening to see कि even the medical world is opening up कि okay, there are complementary therapies and one can try those too. Friends, very important. It's not कि एक का एक ही solution है, हम हाजमोला पे ही जिंदगी निकाल दें. थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस करिए कि ये इशू बॉडी क्रिएट कर क्यों रहा है, क्या ऐसा थॉट है, क्या ऐसा चिंता हो सकती है, दुख हो सकता है, और उससे हम कैसे निकले. स्वाभाविक है ये कि you will get to have such encounter life where you will have problems, but now to live with that for long will create more problems. So look out for things which can help. सिर्फ वैसे थोड़ा out of context है, but looking at your knowledge I will ask, आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे चश्मा बहुत लगा के जाते हैं. अब प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली डिजिटल बहुत यूज़ है, ऑनलाइन है, ये है, बट क्या इसका भी कोई और रीज़न हो सकता है जो बॉडी से बाहर की चीज़ हो? हर चीज़
के पीछे कुछ मेटाफिजिकल रीज़न होता है। ऑफ कोर्स आपने बड़ी सही बात बोली कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और आइज़ फिज़िकली टायर आउट हो रही हैं, ड्राई आइज़ हो रही हैं, वो चीज़ें हैं और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे सोचूं, चश्मा मैं क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इट हेल्प्स मी टू सी क्लियरली। उसके पहले मैं ब्लर्ड देख रहा था, अब चश्मा लगा के मैं क्लियर देख रहा हूँ। बच्चे जो दे टेक थिंग्स एज दे आर। अगर कोई बच्चे को बोले बेटा मेरे साथ आओ, आपको चॉकलेट दूंगा, वो मान के चला जाता है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है बेटा नहीं। ओके, सो ये बच्चा देख नहीं पा रहा कि उसकी मंशा क्या है सामने वाले की। ओके, जहां भी हमने शब्द यूज कर लिया मैं देख नहीं पा रहा, और उसको थॉट और इमोशन लेवल पे मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल बॉडी देख नहीं पाएगी। ओके, देखिए कोई भी इमोशन फट से बॉडी में बीमारी नहीं क्रिएट करती, वो आपको समय देती है। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना आप उस इमोशन को मैनेज करो, कंट्रोल करो। खुद से करना नहीं आता, प्रोफेशनल को मिलो। बट अगर वही इमोशन लेवल पे नेगेटिव पड़ी हुई है, वो आएगी एनर्जी पे, आएगी बॉडी पे। अगर मैं लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ क्लियरली कि वो सच में क्या है, मैं उनको ट्रांसपेरेंटली देख नहीं पा रहा हूँ और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी फिजिकल आंखों का देखना कम हो जाएगा और फिर हम बोलते हैं चश्मा लगाओ। तो वो छोटे बच्चे भी एब्जॉर्ब करते हैं ऐसे? everybody who has thoughts will have negative emotion। आज 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसको आप वो बोल रहा है कि मेरा लॉलीपॉप गिर गया, मैं जमीन से उठा के खाऊंगा। आप मना करते हो नहीं नहीं नहीं, तो वो बुरा फील तो कर रहा है। जो इंसान नेगेटिव इमोशन फील कर सकता है, वो इंसान शरीर में बीमारी क्रिएट कर सकता है। सो इट्स लाइक अ कॉन्शियस एफर्ट, कि ऐसा नहीं है कि हम अनअवेयरनेस में सब चलने दें। कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि यार ये नेगेटिव इमोशन है और ये बहुत टाइम के लिए चल रहा है, तो वो हमको रोकना पड़ेगा किसी भी इंसान के साथ। सिर्फ एक कनेक्टिंग क्वेश्चन ये है कि अब जैसे ओल्ड एज होता है, उसमें लोगों को पैर में तकलीफ होता है, ट्रैवल करने में दिक्कत होता है, खाने में दिक्कत होता है, क्या वो भी इमोशनल तरीके से सोच के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं? 110%। मेरे खुद के अंकल हैं, मेरी बुआ इज़ 90 एंड माई अंकल, हर हस्बैंड इज़ 93। दे आर इन द US। ये लोग जॉब्स पे जा रहे हैं आज की डेट में, खुद ड्राइव कर रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं। वही यहाँ मैं किसी 73 ईयर ओल्ड को भी देखता हूँ, वो उठ भी नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। ऐसा क्या फ़र्क है? ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहली चीज़, आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए। बट घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी, थॉट्स और इमोशंस। अब अगर मैं सिंपल बात करूँ, टांगों से मैं क्या करता हूँ? चलता हूँ। टांगों से मैं क्या करता हूँ? भागता हूँ। अब मेनी एल्डरली पीपल, दे गेट रिटायर्ड, दे गेट डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स कि भाई मुझे कभी बाहर ले जाया करो बेटा, मैं घर में बोर हो जाता हूँ। अब बेटा माइट बी loving the parent but is too busy. Now this elderly would have a suppressed feeling of running away from the house. Not really running away, but I want to go out. I know, yeah. Okay, I want to use my legs and go out, but he can't. अब वही feeling, I want to use my legs and go, but he's suppressing it. Next thing हम देखते हैं, कोई बुजुर्ग बाथरूम में गिर गए, हिप टूट गई। कोई बुजुर्ग को घुटने का इशू हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्लाइट नहीं कर पाया, हम भागने को बोलते हैं, एक फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं थेरेपी की भाषा में। मैं फ्लाइट करना चाह रहा था, फिजिकली भागना चाह रहा था, मैं नहीं कर पाया। इमोशन लेवल पे मैं फ्लाइट कर रहा हूँ, बॉडी वो सिग्नल ले रही है, सप्रेस्ड नीड टू रन एंड माई लेग्स विल हैव सम इशू। सो हर चीज के पीछे कुछ है। और वो मोस्टली दुख या सैड इमोशन ज्यादा टाइम तक अगर हम रखेंगे तो है। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू रन अवे इफ एवरीथिंग इज फाइन हियर। अभी आपने इतने कंफर्टेबल सोफा पे बिठाया, मैं मजे से बैठा हूँ, मैं कई घंटे बैठ सकता हूँ। आई डोंट वांट टू रन अवे। यहीं आप नीचे कुछ चुभने वाली चीजें लगा दो, एवरी मोमेंट आई वांट टू रन अवे। बट अब आयरनी ये है कि कुछ लोगों की जिंदगियां हैं पेनफुल। करेक्ट।
okay, relationships are not working, health is not working, careers are not working, करे तो क्या करे? There's a suppressed need कि यार भगवान मैं कहीं भाग जाता तो अच्छा था, भाग तो सकते नहीं, तो अब भाग नहीं सकते तो भागने वाले जो पार्ट्स हैं वो बीमार पड़ेंगे। सो सच अ प्रोफाउंड थॉट कि हमें बहुत सिंपल लाइन है एक्चुअली। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार दुखी हो गए हमें भागना है, तो ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमारा वो स्टेट उस लेवल तक जा रहा है जहाँ हमारी बॉडी उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही है, इतना हम दुख इकट्ठा कर ले। सर जैसे आपने बोला कि एलोपैथी में जब हम जाते हैं तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, तो जैसे किसी का हाथ कट गया उसको स्टिचेस लग गए, वो ब्लीडिंग भी बंद हो गई, पेन किलर खा लिया, दर्द भी ख़त्म हो गया। उसी तरीके से सो मेरे दो क्वेश्चंस है, एक कि क्या ये ऑल्टरनेट थेरेपी भी इतना ही फास्ट काम करती है या ये टाइम लगाती है, और दूसरा आजकल बहुत सारे केसेस है जहाँ मिडिल क्लास फैमिली जब एक बार सर्जरी के थ्रू गुजर गई या ऐसे हो गया तो बहुत फाइनेंशियल इतना नहीं रहता, काफ़ी पैसा चला जाता है, तो क्या उसके बाद ये ऑल्टरनेट मेडिसिन भी इतने ही एक्सपेंसिव हैं या कम हैं? तो ये दोनों को प्लीज़ आंसर करिए कि क्विक है, एक्सपेंसिव है, नहीं है, हाउ इज़ इट? जी सी जैसे आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट माई स्पेशलिटी हिप्नोथेरेपी। नाउ हिप्नोथेरेपी प्राइमरली इज वर्किंग एट थॉट एंड इमोशन। सो कोई भी इमोशनल इशू अगर है तो हिप्नोथेरेपी जल्दी से काम करेगी, ओके। बट अगर इशू फिजिकल बॉडी पे है तो फिजिकल बॉडी पे वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगी। अगर मैं हिप्नोथेरेपी यूज कर रहा हूँ कोई शरीर की तकलीफ को ठीक करने के लिए तो महीनों लग सकते हैं, और कम से कम मैं बोलूँगा 3 महीने तो लगते ही हैं। शरीर के सेल चेंज होने को 3 महीने लगते हैं। मतलब आप किसी इंसान को देखिए जिसे ब्लड डोनेशन का शौक है, उसको भी बोला जाता है कि आपने आज डोनेट किया है, 3 महीने के पहले मत आइएगा वापस। वो बोलता है नहीं मुझे शौक है, मुझे आना है, उसको फिर भी अलाउड नहीं है क्योंकि शरीर के अंदर वो नए सेल बनने में उतना समय लगता है। तो अगर मैं सिर्फ थॉट और इमोशन पे काम कर रहा हूँ और शरीर के सेल्स में अंदर कुछ बदलाव आने वाला है मेरी थेरेपी से, तो कम से कम 3 महीने या कई बार उससे ज़्यादा, जैसे मैंने आपसे ब्रेन ट्यूमर की बात करी थी, 9 महीने हमें लगे, ओके। तो अगर फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हो माइंड रिलेटेड साइंसेस से तो you'll have to be patient, you can't look at quick overnight results, that won't be possible। दूसरा आपने सवाल पूछा एक्सपेंसेस को लेके, देखिए हर चीज़ एक्सपेंसिव है, यू नो इट इज़ वी देयर आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड दे चार्ज फॉर दिस सर्विस। अगर मैं चैरिटी की बात करूँ तो वो तो एलोपैथी में भी यू नो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, और यू नो हमारी ऑल्टरनेट में भी यू नो चैरिटेबल क्लिनिक्स होती हैं। इनफैक्ट मैं हिप्नोथेरेपिस्ट होते हुए बोलूँगा कि अगर कोई इंसान मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, उसको कोई बीमारी हो गई है, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि पहले एलोपैथ ओपिनियन ले, पहले एलोपैथी का ट्रीटमेंट परस्यू करें, बिकॉज क्विक रिजल्ट्स दिख रहे हैं, टैंजिबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर थोड़ा भी मेडिक्लेम ले रखा है तो आपको वहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू yes complementary medicines help, there are people who are doing charitable sessions but not everybody is there and many of that you know अगर physical issue पे काम कर रहे हैं तो कई बार I'll be honest कि एकदम tangible result नहीं दिख रहा है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट डाल रहा है आर्टरी में, इमीडिएट दिख रहा है टैंजिबल रिजल्ट, बट अगर वही हार्ट पेशेंट की हम हिप्नोथेरेपी शुरू कर दें, there might not be tangible results, you are not seeing a overnight या you know result। so मैं बोलूँगा कि पहले जो चीज़ डायरेक्टली बॉडी का इलाज करती है उसी को प्रेफर करें, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए देन यू कैन गो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसा तो नहीं है सर कि हम कोई 10-15 सेशन ले लें उसके बाद भी कुछ ना हो, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है, यू नो बट यू हैव टू बी विलिंग। सो वंस यू आर विलिंग, once you believe it will work, it works, you know। इंसान का पर्सनल बिलीफ बड़ा ज़रूरी है। मैं स्मोकिंग डी एडिक्शन कराता हूँ लोगों की। एक लड़का आया 6 सेशन में, हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ दी, विलिंग था, बड़ा इम्प्रेस हुआ,
कुछ दिन बाद अपने दोस्त को खींच के ला रहा है मेरी क्लिनिक में कि इसकी स्मोकिंग छुड़ाओ, वो आ ही नहीं रहा अंदर, वो बोल रहा मुझे नहीं छोड़नी। अब अगर मैं उस दोस्त की स्मोकिंग छुड़ाने जाऊंगा, आई विल फेल मिजरेबली। विलिंगनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल बिलीफ बड़े इंपॉर्टेंट है। आज अगर किसी को मेरे पास खींच के ले आए कि आप इनसे हिप्नोथेरेपी कराओ और आप ठीक हो जाओगे, और वो बंदा बोलता है कि नहीं 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 नहीं, हिप्नोथेरेपी क्या होता है, उससे तो होता नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट ओपन ऑल्सो, उसका पर्सनल बिलीफ है नहीं होता है तो नहीं होता है। यू नो, हम सब इंसानों के पास एक पावर है, हमें पता नहीं। हमारे हर थॉट के पीछे एक वर्ड होता है, तथास्तु। ओके, और वो थॉट आप कितनी बार सोच रहे हो, वो तथास्तु उतना बढ़ता जाता है। प्रॉब्लम क्या है, हम वो थॉट्स नहीं सोचते जो हमें चाहिए, हम वो थॉट्स सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, मैं लेट ना हो जाऊं, तथास्तु। मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, तथास्तु। उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, तथास्तु। मुझे कोविड ना हो जाए, तथास्तु। अरे ये कब बोलोगे कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, मेरा बच्चा पास हो जाए, वो ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, उसके पीछे भी तथास्तु जुड़ा है। सो फ्रेंड्स, वी हैव दिस ब्यूटीफुल लाइन कि हमारे किसी भी थॉट के आगे तथास्तु जुड़ा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है हमें बहुत पॉजिटिव रहना और बार बार अपने आप को इस अवेयरनेस में डालना कि भाई ये anything which we say negative thing, negative can get into a tathastu mode. So beautiful sir, thank you so much. अब sir, to conclude this, ये बताएं कि as human beings we will all have our own challenges बहुत, और आप तो lifestyle coach भी हैं, तो ये बताइए कि क्या हम ऐसा करें जिससे हम एक सुखी समृद्ध जिंदगी जी सके। एक तो आपने बताया भी पॉजिटिव थॉट रखिए, वो हम रखेंगे, और क्या टिप्स हैं जिसकी वजह से हम कहें कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। जी, एक्चुअली पॉजिटिव इमोशन रखिए, ओके, क्योंकि थॉट्स तो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। बच्चा फेल होगा, हो गया, इसका दिस आई कांट टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव थॉट। ओके, यू गॉट टू मैनेज योर इमोशंस। अब एक एक धारणा है, नेगेटिव इमोशन फील मत करो, नेगेटिव इमोशन फील मत करो, वो भी सही नहीं है। अगर मैं इंसान हूं तो मैं नेगेटिव इमोशन फील करूंगा। I will feel guilty, I will feel jealous, I will feel angry, I will feel helpless. I'm not even saying सुनो, आगे से कभी नेगेटिव इमोशन फील मत करना। अगर मैं आपको बोल भी देता हूँ, वो होगा नहीं, तो फिर कहाँ छुपी है खुशी। नेगेटिव इमोशन फील करना गलत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको फील करते ही रहते हैं। जब मुझे गुस्सा आता है बिंदु जी, मैं बोलता हूँ आई एम एंग्री। I am not angry, I am Rahul. Hi, I am angry Datta. No, I am not angry Datta, I am Rahul Datta. The point I'm trying to make is I identify with that emotion. मैं वो emotion बन जाता हूँ। और जब मैं वो emotion बन जाता हूँ, फिर मैं सारी उम्र उस emotion के साथ निकाल देता हूँ। सो इमोशन, नेगेटिव इमोशन आएगी, सबको आएगी, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी। उसको एक्नॉलेज करो, फील करो, पूरी तरह फील करो, और फिर ब्रीथ आउट कर दो, और नाउ कीप इट बैक। समझिए मेरे हाथ में ना 1 किलो का कुछ मैंने पकड़ा हुआ है। 2 मिनट पकड़ूंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट पकड़ूंगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पूरा 20 घंटे पकड़ के बैठा रहूं, माई एंटायर आर्म विल फील पैरालाइज्ड। वही नेगेटिव इमोशन समझ लो आप। 5 मिनट पकड़ोगे, कुछ नहीं होगा। रखना जानो, उसको वापस रखना कैसे है। यस, दिस इज a negative thought, it has come, how do I want to feel after that thought is my free will. कोविड में कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, और कितने लोग अरे मैं ऑनलाइन बिजनेस करूंगा। मतलब मैं कोविड में मजाक करता था कि ऑनलाइन थेरेपीज इतना बूम हुई कि मैं एक टाइम पे मजाक करता था कि 11 मुल्कों के क्लाइंट्स मेरे से थेरेपी ले रहे हैं। सो उसी कोविड में जो किसी के लिए इतना डिप्रेसिव है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया। थॉट तो सेम ही है, it's the emotion that is different. So you have to manage your emotions. If you can, बीच में negative emotions आएंगी, कोई बात नहीं, feel it, let it go. But on a long term, if you can manage your emotions, you can manage your life, your health, and that is the road to happiness. Beautiful. So friends, again,
सुरखाप टॉक्स क्या प्रमोट कर रहा है? टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। तो जब हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे वो नेगेटिव इमोशन निकलेगा बॉडी से, और अगले का पर्सपेक्टिव ज़रूर से कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके आएगा, और आप उस फेज से बाहर निकल जाओगे। जैसे ही आप उस फेज से बाहर निकले, नेगेटिव इमोशन बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा और अपने लिए आप और कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट कर रहे। सो लाइक डॉक्टर साहब इज सेइंग कि भाई आएंगे नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, सैडनेस भी आएगी, अलाउ इट, बट डू नॉट अलाउ इट फॉर अ लाइफ टाइम। थोड़े टाइम के बाद आप अवेयरनेस में आओ और उसमें से आप बाहर निकल के आ जाओ। 1000 से ज़्यादा मोडालिटीज़ है इंडिया में जिसके से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको समझ आए, बट कीप दैट जर्नी ऑन। लाइक बड़ा कोविड का अच्छा एग्जाम्पल दिया। लोग कितने सारे थे जो बोले अरे कोविड ने हमें बर्बाद कर दिया, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा भाई कोविड आया और हमारा तो ये बहुत बढ़िया चल गया। सो you know, every problem will have some solution. We just have to focus on the solution rather than focusing on the problem. So sir, I thank you from the bottom of my heart for being so transparent, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग अपने मोडालिटी को ही बहुत अच्छा बोलते हैं और बाकी साइंस को थोड़ा उतना अच्छा नहीं बोलते। तो इन योर केस यू बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन टेलिंग कि भाई एलोपैथी में ये एडवांटेज है, इसमें ये एडवांटेज है। सो आई रियली थैंक यू, एंड फ्रेंड्स, look out, just look out, you will find your answers. Thank you once again. थैंक यू सो मच। बिल्कुल हर थेरेपी की, हर ट्रीटमेंट मोडालिटी की अपने बेनिफिट्स होते हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि चमन में मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो ये समझते हुए, जानते हुए, आज जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसके लिए कौन सी थेरेपी आपके लिए बेस्ट रहेगी वो आप चुनिए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, हेल्दी बनाइए। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हमने ये सीख लिया है कि फिज़िकल इशू जो आ रहा है हमारी बॉडी में, एक तो वो एक दिन में नहीं आया, उसने थोड़ा समय लिया आने में, और वो समय वो था जब हम बहुत दुखी थे। तो प्लीज़ उस समय पे फोकस करिए कि बहुत लंबे समय तक कोई नेगेटिव इमोशंस अपनी बॉडी में नहीं रखना है। अब आप कैसे उसको मैनेज करते हैं ये आपका खुद का प्रेरोगेटिव है। बी वेरी एम्पावर्ड, choose some therapy which brings you out of that tough time and keep that journey on. Like sir ने बोला कि थोड़ा टाइम लग सकता है, it's okay because you're still making a progress. But अगर आप रुक जाओ वहीं पे, हाय मैं ये हो गया और वहीं तथास्तु हो गया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। So we meet up again in the next episode. Till then, talk it out, sort it out.